नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत या फिर क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है वायु दाब पेटियां या फिर वायुमंडलीय पेटियां या फिर इनको हम बोलते हैं एयर प्रेशर बेल्ट। ठीक है, जो ये टॉपिक है बच्चों, कंसेप्ट की दृष्टि से जो भी विंड सिस्टम होता है, जो प्रचलित पवनें होती हैं, इनको समझने के लिए या फिर आप बोलें कि जब आप इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे तो उस दृष्टिकोण से भी ये जो प्रेशर बेल्ट होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसी को आज हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलवायु विज्ञान का। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चंस आपके यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी एसएससी की, रेलवे की या फिर किसी सिविल सर्विसेज एग्जाम की, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक जो है आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज, इसके अलावा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग फाउंडेशन कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो चाहे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो या फिर आप पूरा एक कोर्स लेना चाहते हो, फाउंडेशन कोर्स, तो सारे कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं। एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट जरूर कर लीजिए। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं और ये सारे फीचर्स भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं। यदि आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर इंडियन प्लस वर्ल्ड, तो मेरे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो ज्योग्राफी भी आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जीएस का फाउंडेशन बैच हमारा लिस्ट है, ठीक है, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए है। तो यदि आप सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, तो आप हमारा ये बैच भी अवेल कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप कॉल करके भी, जो हमारे दिए गए नंबर है उस पर भी कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वायुदाब पेटियों को पढ़ना हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि वायुदाब पेटियां आखिर होती क्या हैं। ठीक है, तो देखिए एयर प्रेशर बेल्ट की बच्चों यदि हम बात करें तो एयर प्रेशर बेल्ट है ना, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वायु दाब के बारे में और तापमान के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी के लिए मैंने एक गोल सर्कल यहां पर ले रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी के बीचों बीच से आपको पता होगा एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, है ना। इसका नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, है ना। इसको ही हम बोलते हैं इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा, है ना। इतना आपको पता होगा, विषुवत रेखा। ठीक है, या फिर भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अक्षांश रेखाओं के संबंध में भी मैंने लेक्चर बना रखा है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं ना, अक्षांश देशांतर रेखाओं का। अब हमें पता है कि ये 0 डिग्री वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर सर्वाधिक टेम्परेचर सूर्य का पड़ता है ना। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। एक और लेक्चर मैंने आपको बनाया था जिसमें हमने इक्विनॉक्स को डिस्कस किया था, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है ना, अयनांत क्या होता है, सोलिस्टिक क्या होता है, इन सब पर भी एक लेक्चर मैंने बना रखा है। तो वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो 0 डिग्री पर आपको पता है सर्वाधिक टेम्परेचर प्राप्त करने वाला क्षेत्र होता है हमारी पृथ्वी पर, मतलब 0 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक बार समझिए, कुछ कंसेप्ट हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जहां पर भी आपको तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना, वहां पर आपको प्रेशर कम देखने को मिलेगा। मतलब इनका व्युत्क्रम संबंध होता है, आपको याद रखना है। जहां पर भी आपको टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना, वहां पर एयर प्रेशर आपको कम देखने को मिलेगा। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कैसे। जैसे कि देखिए, ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जो भी हवाएं होंगी, है ना, यहाँ पर इस प्रकार से हवाएं होंगी। हवाएं हवाएं जो होती हैं गैसों से बनी होती हैं। ठीक है, तो जो भी हवाएं यहाँ पर हैं वो क्या होंगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इस क्षेत्र में टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो जो भी हवाएं हैं यहाँ पर, ये गर्म होकर के क्या, गर्म होकर के ये हवाएं ऊपर उठने लगेंगी। ठीक है, गर्म होकर के ये हवाएं क्या करेंगी, ऊपर उठने लगेंगी। ठीक है, अब गर्म होकर के ये ऊपर क्यों उठ रही हैं हवाएं? ठीक है, ये हवाएं हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा, ठीक है, गर्म होकर के सबसे पहले क्या होती है, हल्की होती हैं और फिर ऊपर उठती हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे आपने कोई एक बर्तन लिया, ठीक है, कोई आपने एक, मान लीजिए, बर्तन लिया, है ना, कोई एक बर्तन आपने लिया, ठीक है, और इसमें आपने पानी गर्म किया, है ना, इसमें पानी भरा है, इसमें आपने आग दी, फ्लेम दिया इसको, है ना, इसको बर्न किया और यहाँ से आपने इसको गर्म करना स्टार्ट किया। तो पानी गर्म होगा और पानी में आपने देखा होगा, पानी जैसे जैसे गर्म होता है तो भाप के रूप में, स्टीम के रूप में ये ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको एक बात यहाँ से ये समझनी है कि
कोई भी जो गैस होती है या फिर हवा होती है, जब ये गर्म होती है तो ये हल्की होगी और हल्की होकर के हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। कभी अभी आपने गर्म भाप को नीचे आते हुए नहीं देखा होगा। इसी के विपरीत जो ठंडी हवाएं होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एसी, जो एसी वगैरह होते हैं हमेशा ऊपर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि ठंडी हवा हमेशा नीचे की ओर उतरती है, क्योंकि वो हैवी होती है, और गर्म हवा हमेशा हल्की होकर के ऊपर की ओर उठती है। तो ये गुण होता है ठंडी और गर्म हवाओं का, ठीक है। तो इस क्षेत्र में चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो हवाएं क्या होंगी? होंगी, गर्म होकर के हल्की होंगी और हल्की होकर के ऊपर उठ जाएंगी, ठीक है। इतना समझ में आया? तो जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा होगा हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, ठीक है। ये इतना इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं प्रेशर की, एयर प्रेशर की, है ना। एयर प्रेशर की बात कर लेते हैं, वायु दाब की बात कर लेते हैं। वायु दाब की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? वायु दाब होता क्या है ना। तो एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ना, ये एक इकाई है, ये एक इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? एक, कुछ भी मान लीजिए, एक इकाई तो एक स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, तो एक इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो एक इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के द्वारा डाला गया जो दबाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वायुदाब बोलते हैं, ठीक है। वायुदाब की डेफिनेशन क्या होती है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर हवा के द्वारा, वायु के द्वारा डाला गया जो दबाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वायुदाब। मतलब इस क्षेत्रफल जो वायु के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है इसको ही हम बोलेंगे वायुदाब, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पर हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हवाएं हल्की होकर के ऊपर उड़ गई हैं। तो हवाएं तो यहां पर हल्की होकर के ऊपर जा रही हैं, नीचे तो नहीं आ रही हैं। तो आपको पता है, अभी हमने डेफिनेशन क्या डिस्कस की? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला जो वायु स्तंभ, इसको क्या बोलेंगे? वायु स्तंभ, है ना। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के द्वारा डाला गया दाब, ये क्या है? वायु स्तंभ है, जहां पर वायु इस इकाई क्षेत्रफल पर दबाव डाल रही है, ठीक है। तो यहां पर तो हवाएं ऊपर जा रही हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या बनेगा? यहां पर इस क्षेत्र में लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका व्युत्क्रम संबंध होता है, इनका व्युत्क्रम संबंध होता है, आपको याद रखना है ना, प्रेशर का। इस प्रकार से आपको याद रखना। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको अभी एयर प्रेशर बेल्ट समझने में महत्वपूर्ण, मतलब इनके बिना आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो एक कंसेप्ट याद रखना कि तापमान ज्यादा होगा, वायुदाब कम होगा, ठीक है। ये सारी चीजें अब देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था 0 डिग्री है, यहां पर आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इस रीजन में ज्यादा होता है। इतना क्लियर है? तो तापमान ज्यादा होने के कारण यहां पर जो भी हवाएं हैं बच्चों, है ना, यहाँ की जो भी हवाएं हैं वो गर्म होती हैं और गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, है ना। गर्म होकर के ऊपर उठने से मतलब क्या है, इसको भी जरा हम समझ लेते हैं, एक मिनट, है ना। तो देखिए इस प्रकार से, एक मिनट, ठीक है। तो यहां से गर्म होंगी और गर्म होकर के ऊपर उठेंगी इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं ये साइड में बना रहा हूं तो आपको, आप लोगों में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। ये एक मैंने लाइन बनाई और एक लाइन मैंने यहां पर बनाई, ठीक है। यहां पर 2 लाइन में बनाऊंगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, है ना। ये क्षेत्र जो है ये है 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र। बात समझ में आ रही है? ये 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र है ना। इसको क्या बोलते हैं वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो 0 डिग्री में टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ की हवाएं जो हैं ये गर्म होकर के ऊपर उड़ गई और ऊपर उठने के बाद 30 से 35 डिग्री में नीचे उतरी। अब मैं इसको एक और मैप से आपको समझाना चाहूंगा। देखो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 0 डिग्री का यहाँ पर क्षेत्र है, ये मान लो 0 डिग्री वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर जो भी हवाएं थी, यहाँ की जो भी हवाएं थी ये गर्म होकर के ऊपर उठी। क्यों ऊपर उठी? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा था, है ना। तापमान ज्यादा होने के कारण हवाएं गर्म हुई, हल्की हुई और ऊपर की ओर उड़ गई। जैसे जैसे हवाएं ये ऊपर जाती हैं तो आपको पता होगा वायुमंडल में, खासतौर पर जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ मंडल है, यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो 165 मीटर के ऊपर जाने पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। मतलब हमारे वायुमंडल में, खासतौर पर क्षोभ मंडल में आप जाएंगे तो ऊपर जाने पर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। ये एटमॉस्फेयर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हवाएं कहां तक जाएंगी? ये हवाएं जाएंगी क्षोभ सीमा तक, है ना। क्षोभ सीमा, या फिर जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज, ठीक है। तो क्षोभ सीमा तक ये हवाएं जाती हैं और क्षोभ सीमा के बाद पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये मुड़ती हैं और मुड़ने के बाद ये क्या करती हैं? मुड़ने के बाद ये फिर नीचे उतरती हैं। तो जिस क्षेत्र में ये नीचे उतरती हैं उस क्षेत्र को हम बोलते हैं 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र, या फिर यहाँ पर भी 30 से 35। तो 30 से 35 डिग्री
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं 0 डिग्री से ऊपर उठी थीं वो क्षोभ सीमा तक। क्षोभ सीमा क्या होती है? देखिए, हमारी जो पृथ्वी है इस पे बहुत सारी लेयर होती हैं। क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है ना, आयन मंडल होता है और बहिर्मंडल होता है। ये 5 लेयर होती हैं हमारी पृथ्वी पर, है ना। जब पृथ्वी की आप संरचना पढ़ते हैं तो उसमें ये आप 5 लेयर पढ़ते हैं। तो ये जो सबसे पहली लेयर है क्षोभ मंडल, है ना, जो सबसे पहली लेयर है ये वाली, जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर, है ना। एक मिनट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, है ना, क्षोभ मंडल, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो ये हवाएं जो है ये कहां तक जाती हैं? ये इधर ठीक है, क्षोभ मंडल में चलती हैं। और ये क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा है 101 किलोमीटर मोटी जो ये पट्टी होती है ना, इसकी एवरेज मोटाई कितनी होती है? 15 किलोमीटर इसकी लगभग मोटाई होती है, एवरेज याद रखिएगा, है ना। और इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है 101 किलोमीटर मोटी, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं क्षोभ सीमा, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? क्षोभ सीमा या फिर ट्रोपोपॉज इसको हम बोलेंगे। ट्रोपोपॉज इसको हम बोलेंगे। तो यहां तक हवाएं जाती हैं और यहां से फिर रिटर्न हो जाती हैं। तो ये डायग्राम मैंने बताया, तो आई थिंक आपको क्षोभ सीमा भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो यहां पर मैंने इस डायग्राम में यहां से हवाएं बताई हैं, तो ये वही चीज है कि यहां 0 डिग्री से हवाएं ऊपर उठी गर्म होकर के ये क्षोभ सीमा तक आई। ठीक है, ये क्षोभ सीमा तक आई और फिर यहां से वापस से 30 से 35 में उतरी। अब अगला डाउट आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये 30 से 35 में ही नीचे क्यों उतरी, है ना, और कहीं क्यों नहीं उतरी? तो आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है ये घूर्णन करती है ना, रोटेशन करती है। क्या करती है? रोटेशन करती है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण या फिर रोटेशन के कारण ही जो हवाओं को पृथ्वी पर सबसे अच्छी जगह मिलती है उतरने के लिए, वो 30 से 35 ही मिलती है दोनों गोलार्धों में। यही रीजन है कि यहां पर ये हवाएं उतरती हैं। ऐसा नहीं कि मैंने मन से इनको कहीं भी उतार दिया। ठीक है, तो ऐसा होता है, जो अभी तक की स्टडी है वो इसी प्रकार से की गई है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। हवाएं गर्म हुई, ऊपर उठी, हल्की हवाएं ऊपर जाकर के ठंडी होंगी, और जब ठंडी हो गई तो वो कहां मुड़ेंगी? क्षोभ सीमा से मुड़ेंगी, और वही ठंडी हवाएं यहां पर उतरेंगी। ठीक है, अब समझो यहां पर। ठीक है, अब ये वाला जो क्षेत्र होता है ये 5 डिग्री का क्षेत्र होता है, आपको याद रखना है। जो ये पूरा 0 डिग्री के आसपास होता है ना, ये 0 से 5 डिग्री और 0 से 5 डिग्री नॉर्थ, ये दोनों क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम अभी हम डिस्कस करेंगे, इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन, है ना। अभी भी विषुवत रेखा को हटा दो, अभी आपको पता है ना। इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन, है ना, या फिर डोल्ड्रम क्षेत्र भी इसको हम बोलते हैं। वो सब मैं अभी बताऊंगा, अभी बस इतना समझो। हवाएं गर्म हुई, हल्की हुई, ऊपर उड़ गई, क्षोभ सीमा तक गई, और वो ठंडी हवाएं जो थी यहां पर उतरी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, है ना। जो ये 0 डिग्री वाली पेटी है, 0 से 5 डिग्री वाली जो पेटी है, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, है ना, पूरी जगह बहुत ज्यादा जगह नहीं तो लग जाएगी। और ये जो 30 से 35 वाली जो पेटी है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, है ना। या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल, इसको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, क्लियर है? इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लिखते जाइएगा, जगह की कमी के कारण थोड़ा सा इंग्लिश में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और समझो। यहां पर क्या होता है बच्चों? यहां पर हवाएं गर्म होकर के, हल्की होकर के ऊपर उठ रही थी। ठीक है, एक मैं बता देता हूं, एक मिनट, इसको हटा देता हूं, है ना। देखो क्या होता है ये कोई क्षेत्र है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हवाएं ऊपर उठ रही हैं लगातार, है ना। तो जब हवाएं बच्चों लगातार इस क्षेत्र से ऊपर उठ रही हैं ना, तो यहां पर क्या होता है? एक गैप क्रिएट होता है। अब यहां पर क्या हो रहा है? एक गैप क्रिएट हो रहा है, यहां पर एक गैप क्रिएट हो रहा है हवाओं का।
अब यहाँ से यदि सारी हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ से और कहीं से हवाएं भी तो आएंगी, तभी तो ये फिल होगा। ऐसा तो है नहीं कि इस क्षेत्र से हवा ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये संतुलन की एक अवस्था होती है पृथ्वी की, कि कहीं पर कोई चीज खत्म हो रही है दूसरी जगह से आएगी। तो ये कैसे होता है, यहाँ पर चूंकि हवाएं ऊपर जा रही थी तो हमने डिस्कस किया था लो प्रेशर बन रहा था, है ना, लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा था। तो इस गैप को फिल करने के लिए जहां भी आसपास हाई प्रेशर का क्षेत्र होगा, यहां मान लो हाई प्रेशर का क्षेत्र है, ठीक है, यहां हाई प्रेशर का क्षेत्र है, या फिर यहां पर हाई प्रेशर का क्षेत्र है, तो इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर जो हवाएं हैं ये हॉरिजॉन्टली या फिर क्षैतिज रूप से मूवमेंट करती हैं और इस गैप को फिल करती हैं, ठीक है। तो एक कंसेप्ट निकल के आया कि हवाएं जो चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, और कैसे चलती हैं वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है एक हवाओं का, तो उसको फिल करने के लिए हवाएं चारों तरफ से यहाँ पर आ रही हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इनका मूवमेंट हो रहा है। इतना भी क्लियर हो गया। अब ये कंसेप्ट हमारे यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। देखो, हाँ, तो यहां इतना क्लियर हो गया था, ठीक है। तो ये दो पेटियों का नाम हमें पता चल गया, ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल, है ना। यहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर बन रहा है और यहां पर हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक है, यहां हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक है, यहां पर लो प्रेशर बन रहा है। क्यों बन रहा है समझ में आ गया ना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एक बात और समझ लो, यहां पर जो हवाएं, यहां पर जो ये लो प्रेशर का बेल्ट बना है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है टेम्परेचर, इसके पीछे टेम्परेचर है, इसके पीछे रीजन है टेम्परेचर, मतलब तापमान ज्यादा होने के कारण ये बनी है। और इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन है गति, पृथ्वी की गति, है ना, पृथ्वी की गति। तो दो चीज और समझिए कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बना है इसके पीछे रीजन है टेम्परेचर और इसके पीछे रीजन है पृथ्वी की गति। तो ये गतिजन्य पेटी है और ये टेम्परेचर वाली पेटी है। अभी और आगे मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं बच्चों, आगे एक और पेटी हम डिस्कस करते हैं। यहां पर इस क्षेत्र में आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये यहां पर दो पेटी है, मतलब एक पेटी ये है 60 से 65 वाली, ठीक है, और ये भी है 60 से 65 वाली, दोनों गोलार्धों में, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, पृथ्वी चूंकि पता है घूर्णन कर रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस क्षेत्र की जो भी हवाएं हैं ये ऊपर की ओर उठ जाती हैं। जैसे अभी यहां पर मैंने बताया था ना, यहां पर तापमान के कारण उठ रही थी, लेकिन जो ये दोनों गोलार्धों में 60 से 65 वाली पेटी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं वो भी अभी मैं बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं, बता ही देता हूं, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, यहां पर मैं लिख देता हूं लो प्रेशर बेल्ट, है ना, सब पोलर, है ना, इसको हम बोलेंगे सब पोलर, ठीक है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी या फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, है ना। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि आप एक बार ये समझ गए ना, तो ये हवाओं वाले में या फिर क्लाइमेटोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस क्षेत्र की जो भी हवाएं हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर उठने के पश्चात ये एक ब्रांच इसकी उतरती है 30 से 35 पे, और एक ब्रांच इसकी उतरती है उत्तरी ध्रुव में यहां से, और एक ब्रांच उतरेगी दक्षिण ध्रुव में, है ना। ये 90 डिग्री नॉर्थ है और यहां पर ये 90 डिग्री साउथ है। एक और डायग्राम में यहां पर मैं यदि होती है जगह तो बताता हूं, ठीक है। यहां पर इसको रफ कर देता हूं, इसको चलिए इसको भी लिखे रहने देते हैं, यहां पर हम समझते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला, ठीक है, ये मान लीजिए ये 60 से 65 वाला है ना, ये 60 से 65 का अक्षांश है, ठीक है। यहां की हवाएं पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऊपर उड़ गई, है ना, और एक ब्रांच इस साइड नीचे उतरी और एक ब्रांच इस साइड नीचे उतरी, है ना। इस साइड था 30 से 35 वाला और इस साइड था 90 डिग्री वाला, था इस प्रकार से, है ना। 60 से 65 डिग्री से जो हवाएं ऊपर उठी हैं वो क्षोभ सीमा तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी, क्षोभ सीमा तक जाएंगी, है ना। यहां से हवाएं इस प्रकार से उठी, एक ब्रांच इस साइड मुड़ी, एक ब्रांच इस साइड मुड़ी और फिर दोनों नीचे उतरी, ठीक है। तो एक उतरती है उपोष्ण कटिबंध में और एक उतरती है पोल में। तो वही चीज मैंने आपको यहां पर डिस्कस कराई है। एक ब्रांच उतरी उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर बेल्ट में और एक उतरती है पोलर रीजन में, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसको इस पेटी का नाम क्या दिया जाता है, तो इसको दिया जाता है ध्रुवीय, इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब, या फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या बनेगा बच्चों, यहां पर हवाएं चूंकि ऊपर की ओर उठ रही हैं,
तो लो प्रेशर बनेगा, आपको पता है हवाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं, तो यहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा? लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, ठीक है। और यहां पर हवाएं नीचे उतर रही हैं तो हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है ये ठंडा रीजन है, 90 डिग्री में डबल रीजन है, एक तो ये हवाएं उतर रही हैं वो ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होता है। तो टेम्परेचर यदि कम है तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। हमने डिस्कस किया था इनका व्युत्क्रम संबंध होता है यदि टेम्परेचर कम है। अब आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये सबसे ठंडे फ्रिजिड होते हैं पूरी तरह, तो तापमान काफी कम होता है। यहाँ पर हवाएं होंगी ठंडी, तो ठंडी हवाएं हमेशा नीचे उतरती हैं, एक तो ये रीजन हो गया, और साथ ही साथ यहाँ की हवाएं भी नीचे उतर रही हैं, तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर क्या बनते हैं? ये कटिबंध बनते हैं। कहां पर कौन सी पेटी में हाई प्रेशर है, कहां पर कौन सी पेटी पे लो प्रेशर है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं क्विक रिवीजन आपका कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इक्वेटोरियल रीजन में तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ की हवाएं जो होती हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं ना, इनको हम संवहन धाराएं भी बोलते हैं। जो ये हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ रही हैं ना, इनको हवा नहीं बोलते बच्चों, इनको संवहन धाराएं भी बोलते हैं ना, संवहन कन्वेक्शनल करंट भी बोल देते हैं, संवहन धाराएं भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा जो क्षोभ मंडल होता है ना, क्षोभ मंडल, इसको हम संवहन मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये संवहन धाराएं होती हैं, हवा नहीं होती। हवा कौन सी होती है? जो क्षैतिज रूप से चल रही हैं, ठीक है। तो हवाएं क्या हुई? गर्म होकर के ऊपर उठ गई, ऊपर उठने के बाद दोनों गोलार्धों में 30 से 35 में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नीचे उतरी, जिससे यहां पर हाई प्रेशर बना और यहां पर लो प्रेशर बना। उसी प्रकार से पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उपोष्ण कटिबंधीय बेल्ट है, यहां से हवाएं ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। ये किस कारण बनी है? तो याद रखना ये गति के कारण है, गतिजन्य है ये, है ना, डायनेमिक है ये, डायनेमिक है ना। ये किस कारण है? तो ये तापमान के कारण है, तापजन्य है ये, है ना। तो आप देखो 90 डिग्री वाली दोनों पेटियां और 0 डिग्री वाली पेटियां, ये ताप के कारण बनी है, टेम्परेचर के कारण है। और ये दोनों पेटियां और ये दोनों पेटियां, ये खासतौर पर पृथ्वी की गति के कारण। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या हुआ? यहां से दोनों जो 60 से 65 वाला उपोष्ण उपध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है, यहां से हवाएं पृथ्वी की गति के कारण ऊपर उठ गई, ऊपर उठने के बाद क्षोभ सीमा तक जाएंगी और दोनों ही गोलार्धों में 90 डिग्री में और 30 से 35 में ये नीचे उतरती हैं, ठीक है। जिस कारण से यहां पर लो प्रेशर बनता है और यहां पर तो हाई प्रेशर है। अब एक चीज और समझिए, अब ये वाली पेटी देखो बच्चों, ये वाली जो पेटी है ना, ये वाली जो पेटी है, अब यहां पर डबल ब्रांचेस उतर रही हैं नीचे, है ना। एक ब्रांच तो जो इक्वेटोरियल रीजन से आ रही है वो उतर रही है, और एक ब्रांच जो 60 से 65 उपध्रुवीय रीजन से आ रही है वो भी उतर रही है ना। यहां पे देखो एक ब्रांच ये उतर रही है और एक ब्रांच ये उतर रही है, यहां पर एक ब्रांच ये आ रही है और एक ब्रांच ये आ रही है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र बनता है ना, ये बहुत ही प्रबल हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, क्योंकि दोनों तरफ से ठंडी हवा यहां पर नीचे की ओर आ रही है। तो इस प्रकार से ये पेटियां बनती हैं। अब देखो यहां पर मैंने एक थ्योरिकल पॉइंट भी यहां पर लिखा हुआ है, ये आपके रिवीजन के हिसाब से बेस्ट है। जैसे कि देखो ये ताप के कारण बनी पेटियां, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, है ना। पोल्स में जो दो पेटी बनती हैं, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ वाली। और गति के कारण पृथ्वी की घूर्णन के कारण एक तो बनती है उपोष्ण कटिबंधीय पेटी, मतलब ये 30 से 35 वाली पेटी, और एक ये 60 से 65 वाली पेटी, ठीक है। तो ये वायुदाब पेटियां होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बोलोगे सर ठीक है ये तो पढ़ लिया, अभी क्या यूज आएंगी हमको, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसी में हम चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है ना। हाई प्रेशर लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। तो हमने डिस्कस किया था कि क्षैतिज रूप से जो हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस प्रकार से हवाएं चलने लगती हैं, क्षैतिज रूप से, है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस प्रकार से हवाएं चलने लगती हैं, है ना, ठीक है। देखो सारी हवाएं मैंने डायरेक्शन कैसे बनाई है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। याद रखिएगा हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, उस लो प्रेशर के गैप को फिल करने के लिए। अभी मैंने यहां पर आपको बताया था, लो प्रेशर के गैप को फिल करने के लिए हवाएं हमेशा, ये कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, है ना। लेकिन ये हम बात कैसे कर रहे हैं, क्षैतिज रूप से, है ना, क्षैतिज रूप से बात कर रहे हैं। क्षैतिज मतलब समझ रहे हो ना, जब हवाएं इस प्रकार से चलेंगी, है ना, ऐसा नहीं कि ऊपर जा रही हैं वो संवहन धाराएं, वो हवाएं नहीं है, उनको अभी छोड़िए। अभी इतना समझिए कि क्षैतिज रूप से जो हवाएं चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं।
अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने जो हवाओं को बनाया है, ठीक है, इनको आपने सीधे क्यों नहीं बना दिया, कि आपने ऐसे सीधी हवा बना दी, आपने यहाँ पर तिरछी हवाएं ही क्यों बनाई, कि आपने इसकी डायरेक्शन ऐसी बनाई, ऐसी क्यों नहीं बना दी, ऐसी बनाई, ऐसी क्यों नहीं बना दी। ठीक है, तो ये अब हम समझते हैं। तो देखो, अब हम यहां से ही पवनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो एक बार फिर से मैं यहां पर बनाता हूं, वो मैप में काफी ज्यादा भर गया है। ठीक है, ये हो गया एक पेटी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया 505 है ना, ये हो गया 30 से 35, ये हो गया 60 से 65, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 30 to 35, ये हो गया 60 to 65। ठीक है, हमने हवाएं कैसे बनाई थी, फिर से हम एक बार बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट बस रुक जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, है ना, हर जगह काम आएगा आपको ये लो प्रेशर हाई प्रेशर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहां पर लो प्रेशर था, यहां हाई प्रेशर था, यहां लो प्रेशर था, यहां, अब इसको आपको रटना नहीं है कि ऐसे आप रटने बैठ गए। ठीक है, आपको समझ के ही पढ़ना है। ठीक है, ये लो प्रेशर था और यहाँ पर हाई प्रेशर था, यही चीज हमने बनाई थी। ठीक है, ये सब जो हमने अभी बनाई थी वही चीज मैंने यहाँ पर बना दी है, यहाँ थोड़ा सा फुल हो गई थी चीजें, तो मैंने इसको अलग से मैप में बना लिया। ठीक है, अब हवाएं देखो मैंने कैसे चलाई थी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इस प्रकार से मैंने हवाओं को यहाँ पर चलाया था। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने इसको ऐसे ही क्यों चलाई, इसको आप ऐसे भी चला सकते थे। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे ही क्यों चलाया, तो इसको हम समझते हैं। देखो, हवाओं की जो ये दिशाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, इसके लिए दो नियम आए, एक आए कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स में क्या बोला गया, ठीक है, कोरियोलिस महोदय एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बात बोली कि देखिए, जो पृथ्वी के घूर्णन होता है ना, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पवनें होती हैं अपनी मूल दिशा से, जैसे मान लो हवा ऐसी जा रही है, तो ये अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं इस प्रकार से। ठीक है, कोरियोलिस महोदय ने बोला कि हवाएं जब चलती हैं तो पृथ्वी चूंकि घूम रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी अपनी पृथ्वी बोल रहा हूँ सॉरी, हवाएं अपनी मूल दिशा से मुड़ जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, इसको इन्होंने विक्षेपण बल बोला। ठीक है, डिफ्लेक्शन फोर्स जिसको हम बोलते हैं। अब ये किस दिशा में मुड़ रही हैं, दिशा की बात इन्होंने नहीं की, बस ये बोला कि हवाएं मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने हवाओं को मोड़ दिया। फिर एक आए फेरल महोदय आगे चल करके, फेरल महोदय, इन्होंने ये बोला हवाएं मुड़ती तो हैं वो ठीक है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर ये मुड़ती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट साइड और यहां पर अपने लेफ्ट साइड ये मुड़ती हैं। ठीक है, तो ये चीज समझो कि जब कोरियोलिस महोदय आए तो इन्होंने ये बोला कि हमारी पृथ्वी पर जो हवाएं चलती हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण मुड़ जाती हैं, अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, परंतु किस दिशा में मुड़ती हैं ये नहीं बताया। और फेरल महोदय ने आगे जाकर के ये बताया कि ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अब देखो, ये हवा ऐसी चल रही थी मान लो, है ना, ये हवा ऐसी चल रही थी, तो ये उत्तरी गोलार्ध है तो ये अपनी दाईं ओर मुड़ेगी, ये इसका दायां है। ठीक है, अब यहां पर मान लो हवा इस प्रकार से चल रही थी, है ना, एक मिनट, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, अब देखो यहाँ पे मान लो ये इस प्रकार से चल रही थी, ठीक है, तो ये इस साइड मुड़ गई, दाएं ओर मुड़ गई। ये मान लो यहाँ पर इस प्रकार से चल रही थी, तो इसका दायां ये हो गया, इस साइड मुड़ गई। ये इस प्रकार से चल रही थी, ये दाएं ओर मुड़ गई, है ना। इसी प्रकार से नीचे देख लो, है ना, मान लो ये इस प्रकार से चल रही थी, ठीक है, तो हाई प्रेशर से तो लो प्रेशर की ओर चलेगी, ये तो फिक्स है ना। तो ये मान लो ऐसे चल रही थी, तो ये इस साइड मुड़ गई, अपने बाएं ओर मुड़ गई, ये इसका बायां होगा, है ना। हवा मान लो ऐसे चल रही थी तो ये अपने बाएं ओर मुड़ गई, ठीक है, इसका बायां ये होगा। हवा ऐसे चल रही थी तो ये अपने बाएं ओर मुड़ गई।
तो बात समझ रहे हो, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेंगी। यही रीजन है कि इस प्रकार से ये पूरी प्रचलित पवन है। इन पवनों को क्या बोलते हैं? ये जो पवनें आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें मतलब कि वर्ष भर ये पवनें जो होती हैं, स्थायी पवनें भी बोलते हैं इनको हम, स्थायी पवनें या फिर प्रचलित पवनें। ये पवनें वर्ष भर इसी प्रकार से चलती हैं, ठीक है। और यहाँ की जो हवाएं चल रही हैं, जो ये वाली हवाएं हैं, इनको हम बोलते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, ठीक है। यहां वाली जो हवाएं हैं, ये वाली जो हवाएं हैं, इनको हम बोलते हैं पछुआ पवनें। दोनों गोलार्धों में है ना, ये वाली और यहां पर ये वाली है ना, वेस्टर्नलीज इनको हम बोलते हैं। और ये वाली जो पवनें हैं इनको हम बोलेंगे ध्रुवीय पवनें, ठीक है। तो 30 से 35 से लेकर के 0 से 5 डिग्री दोनों गोलार्धों में, इनको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं ट्रेड या फिर व्यापारिक। 30 से 35 से 60 से 65 के बीच में जो दोनों गोलार्धों में चल रही हैं, इनको हम पछुआ या फिर वेस्टर्न लीज बोलते हैं। वेस्टर्न लीज लिख दे रहा हूं यहां पर। और यहां पर दोनों पोल्स के पास, मतलब 60 से 65 से 90 डिग्री नॉर्थ के पास जो चल रही हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर विंड्स या फिर ध्रुवीय पवनें। तो ये 3 प्रकार की पवनें हमें देखने को मिलती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्ष भर पवनें इसी प्रकार से इसी डायरेक्शन में चलती हैं, आपको याद रखना है। तो ये हमने हवाओं को भी डिस्कस किया, प्रचलित पवनें किस प्रकार से चलती हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ चीजें और मैं आपको डिस्कस करा देता हूं, जैसे कि आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है 0 से 5 डिग्री का क्षेत्र, ये वाला बच्चों, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र, याद रखना, डोलड्रम क्षेत्र। डोलड्रम क्षेत्र का मतलब होता है शांत क्षेत्र, है ना। शांत क्षेत्र मतलब ये जो 0 से 5 डिग्री का क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में, यहां पर क्षैतिज रूप से हवाएं नहीं चलती, मतलब हवा यहां तक आएगी और इस 5 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में इंटर करने से पहले ही गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। तो यहां पर हवाएं बहुत कम चलती हैं क्षैतिज रूप से, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण। इस कारण से इसको हम शांत क्षेत्र बोलते हैं, डोलड्रम क्षेत्र बोलते हैं। तो याद रखना, 0 से 5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है इसको हम डोलड्रम रीजन या फिर डोलड्रम क्षेत्र बोलते हैं, इसको हम शांत क्षेत्र भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं भैया? व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको, अब दिशा का निर्धारण कैसे करोगे तो इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, यहां पर देख लेते हैं हम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दिशा बनाई, कोई हवा यदि इस प्रकार से चल रही है, ठीक है, तो ये कौन सा, ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हवा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर जा रही है। यदि हवा की डायरेक्शन ये है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट हो गई इसकी पूछ से साउथ वेस्ट। लेकिन हवा का नाम किसके नाम पे होगा? नॉर्थ ईस्ट के नाम पे होगा। और यदि पूरी डायरेक्शन पूछेगा तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चल रही है। यदि हवा इस प्रकार से चल रही है तो क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, है ना। हम बोलते हैं ना हमारे भारत का मानसून कौन सा रहता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसी प्रकार से हमारे भारत में हवाएं आती हैं, तो उसकी पूछ को देख करके उसका नाम हम डिसाइड करते हैं। साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट है ये, है ना, नॉर्थ ईस्ट है। तो कोई भी यदि पवन है, यदि यहाँ की पवन है तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट से कहाँ जा रही है ये? साउथ ईस्ट जा रही है ना। यहाँ पर साउथ ईस्ट हो जाएगा। यहाँ से यदि कोई हवा आ रही है तो इसकी पूछ को क्या देंगे हम नाम? साउथ ईस्ट। और यहाँ कहाँ जा रही है? तो ये नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रही है। तो इस प्रकार से दिशाओं का निर्धारण हम करते हैं। तो यदि कोई भी डायरेक्शन, व्यापारिक पवनों की, पछुआ पवनों की, ध्रुवीय पवनों की यदि दिशा पूछ ली, जैसे मान लो व्यापारिक पवनों की दिशा पूछ ली, ठीक है, तो यहां पर आप सिंपल सा ये बना लो, कैसे चल रही है? यहां चल रही है, ये कौन सा है? नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट से कहां चल रही है? साउथ वेस्ट की ओर चल रही है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। अब जैसे ये हवा है, ये कहां चल रही है? तो ये ऐसे चल रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जा रही है। ये कैसे चल रही है? तो ये सेम चल रही है। तो ये दो ही डायरेक्शन होती हैं, है ना। यहाँ की डायरेक्शन भी आप समझ सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दी। तो कोई भी इतना टफ नहीं है, आसानी से आप यहाँ पर इनकी डायरेक्शन भी बता पाओगे, है ना। अब एक चीज और समझ लो कि यहाँ पर कुछ हमने जो ये चक्र बनाए थे, है ना, यहाँ पर देखो ये एक सेल बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो हवाएं क्या होती हैं, है ना, हवाएं ऊपर उठी, ठीक है, ट्रोपोपॉज से मुड़ी और नीचे उतरी। तो ये पूरा एक, और फिर वापस से यहां पर ही आ गई, फिर वापस से यहां पर ही आ गई। यहां पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां पर देख लो, यहां से हवा ऊपर उठी, ठीक है, यहां उतरी और फिर वापस से यहां पर आ गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री का क्षेत्र है, हवा यहां से ऊपर उठी, है ना,
मुड़ी और फिर नीचे आ गई, मुड़ी और फिर नीचे आ गई, और फिर यहां पर चूंकि लो प्रेशर था, यहां हाई प्रेशर था, और यहां पर भी हाई प्रेशर था, तो ये हाई प्रेशर से लो, तो ये पूरा एक सेल बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक सेल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है। ये क्या बन जाता है? एक सेल या फिर एक चक्र बन जाता है। तो इन चक्रों को जो अभी हमने डिस्कस किए थे, इसको हम बोलते हैं हेडली कोश। जो यहां पर बनता है इसको हम बोलते हैं फेरल कोश, और यहां पर जो बनता है इसको हम ध्रुवीय कोश बोलते हैं। यहां पर देखो, ये इसको हम बोलेंगे हेडली, ठीक है, हेडली, इन दोनों को। इसको हम बोलेंगे फेरल कोश, और इसको हम बोलेंगे ध्रुवीय कोश। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्रुवीय कोश और फेडरल फेडरल फेरल कोश और हेडली कोश क्या होते हैं? तो ये इसको हम बोलते हैं त्रिकोशीय संचरण। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं त्रिकोशीय संचरण। एग्जाम में क्वेश्चन आता है त्रिकोशीय संचरण क्या होता है, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा है वही है, बस ये पूरा एक चक्र बन जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं कोश बोलते हैं, हेडली कोश, फेरल कोश, ध्रुवीय कोश, ठीक है। ये कुछ उतना टफ नहीं है, यदि आपने ये वायुदाब पेटियां समझ ली तो कुछ भी आपके लिए टफ नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ी, तो एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने वायुदाब पेटियां डिस्कस कर ली है ना। वायुदाब पेटियां जो प्रेशर बेल्ट होते हैं, कहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, कहाँ लो। हमने प्रचलित पवनों को डिस्कस कर लिया। प्रचलित पवन, प्रचलित पवन मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर जैसे कि ये व्यापारिक पवन है, यहाँ पर ये पछुआ पवन है, और यहाँ पर ये ध्रुवीय पवन है। तो प्रचलित पवनों को हमने डिस्कस किया, और यहाँ पर हमने जो त्रिकोशीय संचरण है ना, त्रिकोशीय संचरण, तो यहाँ सबसे सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और साथ ही साथ आपका हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये क्लियर हो गए। तो कंसेप्ट के दृष्टिकोण से जलवायु विज्ञान का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज और बताना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो छूट गई है, जो इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो 30 से 35 का, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, यहाँ पर हम नहीं बनाते, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी है, ये यहाँ पर देख लेते हैं ना। ये वाला जो क्षेत्र है 30 से 35 वाला, ठीक है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं अश्व अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको हम? अश्व अक्षांश, या फिर हॉर्स लैटिट्यूड इसको हम बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। इसको बच्चों हम अश्व अक्षांश क्यों बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो यहां से भी हवा नीचे उतर रही है, यहां से भी हवा नीचे उतर रही है, यहां से भी हवा नीचे उतर रही है, और यहां से भी हवा नीचे उतर रही है। तो पहले के जमाने में आपको पता है कि जो नाव चलती थी, जो पहले के जमाने में नाव चलती थी, ठीक है, इस प्रकार से कुछ पाल लगा करके नाव चलाती थी। कपड़े का एक पाल होता था, उससे नाव चला करती थी, ठीक है, और उससे व्यापार होता था, खासतौर पर घोड़ों का व्यापार होता था, है ना। तो जब भी ये नाव इस क्षेत्र में आती थी, 30 से 35 वाले क्षेत्र में नाव, खासतौर पर यहां पर आपको समुद्र देखने को मिलेगा, इस रीजन में जब भी वो नाव आती थी तो क्या होता था, हवाओं का वेग इतना ज्यादा होता था। हवा क्या हो रही है, बहुत ही तेजी से 30 से 35 में नीचे उतर रही है, हवाओं का बहुत तेज दबाव है ना। तो यहां पर जब भी ये नाव आती थी तो यहां से मूवमेंट नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो पहले ये कंफ्यूजन होता था, जो भी नाविक होते थे या फिर ट्रेडर होते थे, उनको ये कंफ्यूजन होता था कि नाव में वेट ज्यादा हो गया है, तो वो कुछ घोड़ों को समुद्र में नीचे फेंक देते थे। या फिर कई कुछ ऐसी भी किंवदंतियां चलती हैं कि कुछ लोग मानते थे कि भैया समुद्र देवता नाराज हैं, तो वो घोड़ों की बलि चढ़ा देते थे समुद्र में, उनको फेंक देते थे। तो इनको जो 30 से 35 वाला क्षेत्र है, इसको हम अश्व अक्षांश इसलिए बोलते हैं, आपको याद रखना है। हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए हम बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर टॉपिक को एंड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय पेटियों के गठन का मुख्य कारण क्या है? तो दो कारण हैं, एक तो हमने डिस्कस किया तापजन्य कारण, है ना, टेम्परेचर वाला, इसके कारण 0 डिग्री और 90 डिग्री वाली पेटियां बनती हैं, और एक होती है गतिजन्य कारण, पृथ्वी का घूर्णन। तो ये दो कारण होते हैं, आपको याद रखना है। तो सौर विकिरण और पृथ्वी का घूर्णन, ये दो कारण हैं, आपको याद रखना है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब को किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखी जो निम्न दाब की पेटी होती है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो जो ये निम्न दाब की पेटी होती है विषुवत रेखी, इसको हम डोल्ड्रम क्षेत्र भी बोलते हैं ना। 0 से 5 डिग्री का जो ये क्षेत्र होता है, इसको हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, या फिर डोल्ड्रम क्षेत्र इसको हम बोलते हैं, शांत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी एक वायुमंडलीय पट्टी है? तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी भी होती है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब भी होती है ना, हमने डिस्कस किया। तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब भी पेटी होती है। तो ये तीनों ही पेटियां होती हैं, आपको याद रखना है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियां लगभग किस अक्षांश में होती है ना? तो 30 से 35 का क्षेत्र होता है,
है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल, है ना, क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन इसको हम बोलते हैं, जहां पर और काफी प्रबल हाई प्रेशर का क्षेत्र ये होता है। तो 30 से 35 का जो ये दोनों गोलार्धों में क्षेत्र होता है ना, कहाँ का, 30 से 35 का, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं वेस्टर्न लीज, या फिर इनको हम बोलते हैं पछुआ पवने, है ना, पछुआ पवने मुख्य रूप से किन अक्षांशों के बीच चलती हैं। तो हमने डिस्कस किया था 30 से 60 वाले रीजन में, है ना, तो 30 से 60 दोनों गोलार्धों में, मतलब 30 से 35 डिग्री वाली उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से 60 से 65 उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर ये हवाएं चलती हैं, जिनको हम पछुआ पवनें बोलते हैं या फिर वेस्टर्न लीज बोलते हैं। डोल्डम क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये शांत और स्थिर वायुमंडल वाला क्षेत्र है, आपको याद रखना है। 0 से 5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर बहुत कम हवाएं चलती हैं और काफी शांत क्षेत्र ये माना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको डिस्कस कराए हैं इस टॉपिक से। आई थिंक आपको आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट क्लियर कर दूं। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। यदि आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल करके भी क्वेरी कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे, तो मेरे साथ आप जुड़ करके लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच आप अवेल कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं, मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।